Good morning students. Today we are going to start the next lecture, that is reproductive system of the earthworm. लास्ट टॉपिक है अर्थवर्म के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉकरोच के बारे में और फ्रॉग के बारे में, सब सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्टली अपन टॉपिक अर्थवर्म का ले रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इससे पीछे अपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, एनाटॉमी के अंदर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेशन सिस्टम को ज़्यादा डिटेल से नहीं होता, स्किन से होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, ठीक है। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। यदि अपन सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो आपका अर्थवर्म है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है ना। और इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म्स अपन यूज करते हैं, दैट इज हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल जो है उसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों जो सेक्सेस होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म, सिंगल इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं। तो दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आता होगा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होता होगा, लेकिन नहीं, इसके केस में, अर्थवर्म के केस में ऐसा नहीं होता है। भाई इसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों हैं, फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता। तो इसके पीछे रीजंस क्या होता है कि अर्थवर्म जो होता है वो प्रोटेंडरस कंडीशन के अंदर होता है। किस कंडीशन में होता है, प्रोटेंडरस कंडीशन में होता है। प्रोटेंडरस कंडीशन का मीनिंग यह है कि मेल गेमेट प्रोड्यूस बिफोर फीमेल गेमेट, यानी फीमेल गेमेट प्रोड्यूस हो उससे पहले ही आपका मेल गेमेट प्रोड्यूस हो जाता है। भाई जब फर्टिलाइजेशन उसमें होना है तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, दोनों एक साथ प्रोड्यूस होने चाहिए। जब दोनों एक साथ प्रोड्यूस होंगे तभी तो क्या होगा, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब मेल गेमेट है वो फीमेल गेमेट के पहले ही मेच्योर होकर के वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, फीमेल गेमेट उस समय अवेलेबल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसी कंडीशन में हो सकता है जब मेल और फीमेल गेमेट दोनों एक साथ रिलीज हो, सिंक्रोनाइजेशन हो दोनों के अंदर, तब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये कंडीशन जो होती है जिसमें मेल गेमेट पहले हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसको अपन प्रोटेंडर्स कहते हैं। एक प्रोगाइनी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल गेमेट्स होते हैं वो पहले प्रोड्यूस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल गेमेट्स। समझ में आ रही बात। ये अपन प्लांट के केस में भी ऐसा ही होता है, कुछ प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल होते हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर नहीं हो सकता, ठीक है ना। 12th क्लास के अंदर भी अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आपका जो अर्थवर्म होता है वो प्रोटेंडरस कंडीशन में होता है जिसमें मेल गेमेट पहले रिलीज हो जाते हैं, फीमेल गेमेट बाद में होते हैं, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ऑब्वियसली कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, इट रिक्वायर 2 अर्थवर्म, 2 अर्थवर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और दोनों अर्थवर्म वेंट्रल साइड से टच में आएंगे, है ना। कैसे आएंगे उसको तो अपन फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले अभी अपन बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थवर्म के अंदर प्रेजेंट होता है वो कैसे होता है, किस किस सेगमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं। तो अपन सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब अपन डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से सारी चीज़ अपनी क्लियर हो जानी है, ठीक है। चलो बनाते हैं। पहले अपन बात करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है आपको, विजिबल है बेटा। चलो ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या अपन पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन सबसे पहले देखेंगे टेस्टीज सेक। जैसे टेस्टीज, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टेस्टीज होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं, तो यहाँ भी जो टेस्टीज हैं वो किसी एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में होंगे जिसको अपन टेस्टीज सेक के नाम से जानेंगे। ये जो टेस्टीज सेक है वो 10 and 11 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी 2 पेयर्स होते हैं जो 10 और 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। बेसिक आउटलाइन बता देता हूँ फिर अपन वहाँ पे चलेंगे। अपन टेस्टीज सेक के अंदर ही आपके क्या मिलेंगे, आपके टेस्टीज मिलेंगे, ठीक है। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, स्पर्मिड्यूकल फनल,
स्पर्मी ड्यूकल फनल, वो भी आपको इसी टेस्टिस सेक के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर अपन बात कर लेते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगी आपको, अपन ने टेस्टिस सेक ले लिया, उसके बाद अपन क्या लेंगे, वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया। आपकी जो वासा डिफरेंशिया है वो आपको 10 सेगमेंट से और 11 सेगमेंट से नजर आएगी। कहाँ से मिलेगी आपको, 10 सेगमेंट और 11 सेगमेंट से निकलेगी। यानी आपका जो फनल है वहीं से ट्यूब निकलेगी, वो 10 और 11 सेगमेंट से निकलने वाली है, जो जाकर के प्रोस्टेट के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं सेमिनल वेसाइकल्स। सेमिनल वेसाइकल्स, सेमिनल वेसाइकल्स आपको 11 और 12 सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो 16 से लेकर 20 सेगमेंट तक फैली रहती है, 1 पेयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे असेसरी ग्लैंड की। असेसरी ग्लैंड ये आपके 17 और 19 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कॉपुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ तक जो चीज़ है वो अभी अपन डायग्राम के अंदर देखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे अरेंज होता है। देखिए, अपन सेगमेंट्स बनाते हैं। पहले सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, सेगमेंट्स बनाएंगे। विजिबल है यहाँ तक, ठीक है। चलो ये लीजिए, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 और 11 सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 और 11 सेगमेंट है, वहीं से अपना क्या होना है, टेस्टिस सेक स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो तो ठीक है, और लास्ट में अपना क्या आना है, 20 तक आना है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये आपको विजिबल है तो इसके आगे अपन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये लास्ट सेगमेंट है, विजिबल आपको। ठीक, ये 20 है, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 आगे और बना देते हैं। ये लीजिए, ये क्या हो गया, 10 हो गया। चलो, बहुत छोटा पड़ा ना, सेगमेंट थोड़े से बड़े बन गए, क्योंकि आगे भी आएगी। चलो अपन उसको बना लेंगे, वहाँ पे बना लेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेस्टिस सेक की। टेस्टिस सेक आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, 10 और 11 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो चलो देख लेते हैं। ये लीजिए, आपका टेस्टिस सेक 10 का हो गया, और ये आपका 11 का हो गया। ये तो हो गया टेस्टिस सेक। टेस्टिस सेक कहाँ कहाँ है, 10 और 11 सेगमेंट के अंदर आपको टेस्टिस सेक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब टेस्टिस सेक में ही आपके क्या है, टेस्टिज है और स्पर्मिड्यूकल फनल है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए आपके टेस्टिज है। ठीक है, और इसके अंदर भी टेस्टिज आपको यहाँ मिलेंगे, ये लीजिए। ठीक है, अब टेस्टिज अपन ने बना दिया, टेस्टिज के नीचे ही क्या होते हैं, फनल होते हैं, जिसको स्पर्मिड्यूकल फनल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने फनल बना दिया है, ये फनल बना दिया इसके नीचे, इसके नीचे ये फनल अपन ने बनाया है, और इसके नीचे ये फनल अपन ने बना दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन ने क्या क्या लिख दिया है, टेस्टिस सेक, ये 10 और 11 सेगमेंट है, जिसके अंदर टेस्टिस सेक आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या लिखा, टेस्टिस सेक के अंदर आपके क्या होते हैं, टेस्टिज होते हैं, स्पर्मिड्यूकल फनल होते हैं। तो नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज टेस्टिज सेक, एंड दिस वन एंड दिस वन, ये आपके क्या बेटा, दिस इज टेस्टिज
एंड ये वाला और इधर से ये वाला अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड स्पर्मीड्यूकल फनल, स्पर्मीड्यूकल फनल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स और नजर आएगी आपको, वो होगी आपकी सेमिनल वेसाइकल्स। इसके लिए सेमिनल वेसाइकल्स है वो आपको यहाँ नजर आएगी, इसकी सेमिनल वेसाइकल्स आपको यहाँ नजर आएगी। तो इसके नीचे भी यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है, और इसके लिए ये सेमिनल वेसाइकल्स यहाँ पे, यानी सेमिनल वेसाइकल्स अपन ने लिखा था कि 11 और 12 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये सेमिनल वेसाइकल्स इसके साथ अटैच होती है ऐसे, ठीक है ना। इसको अपन थोड़ा और बड़ा बना देंगे, ये लीजिए, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल्स होगी, सेमिनल वेसाइकल्स अपन ने क्या लिखा था, 11 और 12 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, अपन ने 11 और 12 सेगमेंट के अंदर सेमिनल वेसाइकल्स बना दिया है। अब क्या होगा, और क्या स्ट्रक्चर्स होगी यहाँ पे, देखिए अभी बना देते हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो भी फनल है, स्पर्मेड्यूकल जो फनल है, वहां से ट्यूब निकलेगी, एक ट्यूब। वो ट्यूब किसके साथ अटैच होगी, प्रोस्टेट के साथ अटैच होगी। प्रोस्टेट कहां से कहां तक है, 16 to 20 सेगमेंट तक है। तो 16 सेगमेंट अपना यहां है भाई, 16 सेगमेंट अपना यहां है, तो इसके अंदर अपन क्या बना देंगे, ऐसे, ये लीजिए, ये अपन ने दो क्या बना दी, प्रोस्टेट बना दी है, बना दी प्रोस्टेट, ठीक है। अब देखिए यहां से दोनों से, एक तो 11 सेगमेंट में है और एक तो 10 सेगमेंट में आपका फनल है और एक 11 सेगमेंट में फनल है। तो फनल से ट्यूब निकलेगी, वहां से आपका स्पर्म आएगा, ठीक है। टेस्टिज ने स्पर्म बनाए, वो किस में आएंगे, फनल में आ गए, ठीक है। फनल किसके साथ अटैच है, सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल का जो सिक्रेशंस होता है वो क्या करता है, स्पर्म को मैच्योरेशन प्रोवाइड करवाता है, यानी स्पर्म जो है सेमिनल वेसाइकल के सिक्रेशन से मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ये जो फनल है, इस फनल से आपका स्पर्म चलेगा भाई, आकर के किसके साथ अटैच हो जाएगा, आपकी बोलो बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो डक्ट होती है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये ट्यूब मैंने यहाँ बना दी है, ये समझ लेना कहाँ से कहाँ तक आ रही है, बस यही आपको याद रखना है। ये यहाँ करके कनेक्ट होगी, इससे निकली है ना, कहाँ से, 10 सेगमेंट से निकली है। एक कहाँ से निकलेगी, आपकी 11 सेगमेंट के फनल से निकलेगी, ठीक है। तो 11 सेगमेंट के फनल से मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे, आ गई, एक और आ जाएगी, ये लो जी, ये आ गई। ये आकर के प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसके अंदर अटैच हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट प्रोस्टेट डक्ट हो गई, और इसको अपन स्पर्मेटिक डक्ट भी कह देते हैं, क्योंकि ये स्पर्म लेके आती है डक्ट, इसको स्पर्मेटिक डक्ट भी अपन कहते हैं। ये दोनों एक कॉमन डक्ट के थ्रू बाहर खुल जाती हैं। और बाहर किस में खुलेगी भाई, स्पर्म लेकर के आ रही है ना। तो आपको याद है 18 सेगमेंट के अंदर जो मेल जेनिटल पोर होते हैं वो यही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 18 सेगमेंट है, ये जो चीज़ है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेल जेनिटल पोर। जो 18 सेगमेंट के अंदर जो मेल जेनिटल पोर्स जो पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में वो क्या है, वो है आपकी स्पर्मेटिक डक्ट, और प्रोस्टेट की जो डक्ट होती है वो कॉमन डक्ट के रूप में बाहर निकलती है, जिसको अपन मेल जेनिटल पोर के नाम से जानते हैं। क्या निकलेंगे उसमें से, आपके स्पर्म्स निकलेंगे भाई। ऐसा ही एक इधर बन जाएगा, बना दे, चलो ठीक है। ये फनल है, 18 के अंदर डालेंगे इसको, ये लो जी, एक इस फनल से निकल जाएगी, ठीक है। मैं इधर से बाहर से होकर के बना देता हूं, ये लो जी, समझ में आई क्या कहानी। जो मैंने जो बताई है एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा वापस। टेस्टिस सेक होंगे 10 और 11, पूरा डायग्राम एक साथ बना देते तो समझ में नहीं आने वाला बेटा, एक एक चीज को अपन ध्यान से सुनेंगे। 10 और 11 सेगमेंट के अंदर अपन ने क्या बनाए, टेस्टिस सेक बनाए। टेस्टिस सेक में इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट पहले लिखा है मैंने आपको, ताकि याद रहे। टेस्टिस सेक में आपके क्या क्या प्रेजेंट होंगे, टेस्टिज और स्पर्मेड्यूकल फनल। तो अपन ने यहाँ पे टेस्टिज बना दिए। टेस्टिज वाइट स्ट्रक्चर होती है, वाइट स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बना दिए, एक पेयर आपका 10 सेगमेंट में, 11 सेगमेंट में एक दूसरा पेयर हो गया। उसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पर्मेड्यूकल फनल देखने को मिलेगा, फनल जैसी स्ट्रक्चर्स होगी। तो टेस्टिज जब स्पर्म बनाएगा तो वो किस में आएगा, फनल में आएगा,
ठीक है। अब फनल जो है उसके साथ अटैच कौन है यहाँ पे, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल जो 10 सेगमेंट के लिए है वो 11 के अंदर प्रेजेंट होगी, 11 वाली 12 के अंदर प्रेजेंट होगी। तो बाकी तो ये सारा सिस्टम जो है वो 10 और 11 सेगमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन इनका जो सेमिनल वेसाइकल्स होगी वो आपको नेक्स्ट सेगमेंट में देखने को मिलेगी। 10 सेगमेंट वाला है उसकी 11 के अंदर देखने को मिलेगी, और 11 वाला है उसकी 12 के अंदर देखने को मिलेगी। इसके साथ ये सेमिनल वेसाइकल के अंदर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन होने के बाद हर फनल से, जो एक तो 10 सेगमेंट में है, एक 11 सेगमेंट में है, तो 10 सेगमेंट से एक ट्यूब निकलेगी, एक 11 से डक्ट या ट्यूब निकलेगी, वो जाकर के 18 सेगमेंट के अंदर आपका जो मेल जेनेटल जो पोर बन रहा है उसके साथ मिक्स हो जाती है, यानी दोनों ट्यूब मिल जाती है। इसको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ ऐसे कुछ। ये मान लीजिए आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये इसकी प्रोस्टेट की डक्ट है। इधर से आपकी कौन आ रही है भाई, बोलो कौन आ रही है, ऊपर से आपकी कौन आ रही है, ये स्पर्मेटिक डक्ट या वास्ट डिफरेंशिया जिसको अपन कह रहे हैं, ये आ रही है। ये आकर के यहां से फिर एक कॉमन डक्ट बन जाती है, ये वाली कॉमन डक्ट है जो एक मेल जेनेटल पोर के थ्रू बाहर ओपन होती है। बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ बन जाती है। आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कहां से कहां तक फैला होता है, 16 से लेकर के 20 चैम्बर तक, सेगमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट रहता है। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं है, बोलो फटाफट, ये सोने में आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, क्या बच गया फिर अपना, सारा तो हो गया। वास्ट डिफरेंस हो गई, सेमिनल वेसाइकल्स हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। उसके बाद असेसरी ग्लैंड की अपन बात करते हैं। असेसरी जो ग्लैंड है वो आपकी 17 सेगमेंट और 19 जो सेगमेंट है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक पेयर आपका 17 सेगमेंट मिलेगा, एक पेयर आपको 19 सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और यही सुनना ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूं, 17 सेगमेंट और जो 19 सेगमेंट, जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था वहां पे एक्सटर्नल जो फोर्स होते हैं, वहां की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको अपन क्या कहते हैं भाई, जेनाइटल पेपिलिया के नाम से जानते हैं। जेनाइटल पेपिलिया, यानी आपके 17 और 19 सेगमेंट जो हैं असेसरी ग्लैंड्स के, वो ग्लैंड का सेक्रेशंस बाहर खुलता है। और ये किस में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा आपके कोपुलेशन में हेल्प करेगा। इट हेल्प इन द कोपुलेशन। ये लो सा, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या है, वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। अपने सबसे पहले टेस्टिस सेक याद करना है, और टेस्टिस सेक के अंदर ही टेस्टिज और स्पर्मिड्यूकल फनल बना देना है। टेस्टिस सेक इज प्रेजेंट इन द 10 एंड 11 सेगमेंट, और उसी के अंदर आपको टेस्टिज मिलेंगे, टेस्टिज के नीचे आपको स्पर्मिड्यूकल फनल मिलेंगे। जैसे ही अपने टेस्टिस सेक कंप्लीट हो गया, हर फनल के नीचे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर आपको सेमिनल वेसाइकल्स बनानी है। तो 10 है उसके लिए 11 में बना देंगे, 11 है उसके लिए 12 में बना देंगे। अब इस सेमिनल वेसाइकल का फंक्शन क्या होता है, सेमिनल जो वेसाइकल्स होती है वो सिक्रेट करेगी, कुछ फ्लूइड सिक्रेट करेगी, और वो क्या करेगा, स्पर्म को मैच्योर करवाने में हेल्प करेगा। यानी स्पर्म की जो मैच्योरेशंस होती है वो कहाँ पे होती है, सेमिनल वेसाइकल्स के अंदर होती है। टेस्टिज है वो स्पर्म बना देता है, वो फनल के अंदर आता है, और फिर एक डक्ट, वास डिफरेंस जिसको अपन कहते हैं, लिखा नहीं है लिख देते हैं, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, और इसका दूसरा नाम स्पर्मेटिक डक्ट है। स्पर्मेटिक डक्ट, ऐसी डक्ट जो स्पर्म्स को लेकर के आती है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक डक्ट। ठीक है, ये आकर के प्रोस्टेट के साथ मिलकर के कॉमन एक पोर बन जाता है जिसको मेल जेनेटल पोर कहते हैं। इसमें आपकी स्पर्मेटिक डक्ट भी मिलती है और आपकी प्रोस्टेट की डक्ट भी मिलती है। क्लियर हो गया। 17 और 19 सेगमेंट के अंदर आपके जेनेटल पेपिलिया यानी आपकी एसेसरी ग्लैंड्स होती है जिनका सिक्रेशंस होता है, वो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, और बाहर जो ओपनिंग होती है उसको अपन जेनेटल पेपिलिया के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसका सिक्रेशंस होता है, ठीक है, और ये स्पर्म यहाँ आकर के एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। बस ये आपका क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। याद हुआ? ठीक है। अब अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स अपन देखेंगे। क्या क्या है पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे डायग्राम के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ज़्यादा फास्ट तो नहीं है ना अपन? हाँ, डायग्राम पे फोकस करें बस। देखिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे ओवेरीज होंगी इसके अंदर ओवेरीज होंगी तो बेटा क्या होगी, ओविडक्ट होगी। और एक चीज इसमें स्पर्मेथिकल, ये चीज तो अपन को
पहले बना देनी चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे अपन बाद में। मेन चीज इसमें दो मिलेगी आपको, ओवेरिज और ओविडक्ट। ठीक है, ओवेरिज है आपकी किस सेगमेंट में प्रेजेंट होगी? ओवेरिज होगी आपकी 12 और 13 जो सेगमेंट है उसका जो सेप्टम है, उस सेप्टम के पास ही आपकी ओवेरीज जुड़ी हुई होती हैं, वो भी वाइटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, पेड़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो 12 और 13 का सेगमेंट देखो, ये 12 सेगमेंट है, ये 13 सेगमेंट है, इसका इंटरसेप्टम है। तो इस सेप्टम के पास ही मैं यहाँ क्या बना दूँ भाई, यहाँ बना देता हूँ, ये लो, ये मैंने क्या बना दी यहाँ पे, ओवेरीज बना दी है। ठीक है, एक ओवेरीज यहाँ बना देंगे अपन। क्लियर? चलो ठीक है, 13 सेगमेंट में आपकी ओवेरीज होगी जो सेप्टम के साथ अटैच होती है। अब ओवेरीज होगी तो ऑब्वियसली आपको क्या देखने को मिलेगा, ओविडक्ट देखने को मिलेगा। ओविडक्ट भी एक पेड़ के अंदर होगी, यहाँ इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे फनल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ओविडक्ट निकलेगी, यहाँ पे फनल देखने को मिलेगा, यहाँ से ओविडक्ट निकलेगी। लेकिन ये ओविडक्ट आगे जाती है, यहाँ आगे आ जाती है ऐसे कुछ, और आकर के 14 सेगमेंट के अंदर क्या होती है, फ्यूज हो जाती हैं, दोनों मिल जाती है। ये 14 सेगमेंट है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आपकी ओवेरीज है वो 13 सेगमेंट में है, ओविडक्ट भी 13 सेगमेंट के अंदर है, लेकिन आगे चल करके वो एक्सटेंड होकर के 14 सेगमेंट के अंदर आकर के फ्यूज हो जाती है और एक पोर के थ्रू डॉर्सल सरफेस के ऊपर खुलती है। और उस पोर को अपन क्या कहते हैं, अपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, फीमेल जेनाइटल पोर। फीमेल जेनिटल पोर कौन से सेगमेंट में होता है, 14 सेगमेंट में होता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में अपन ने देखा था कि 14 सेगमेंट जो होता है वो वहाँ पे फीमेल जेनिटल पोर होता है। अब एक्चुअल में जो फीमेल जेनिटल पोर है वो क्या कैरी करेगा, यहाँ से आपकी ओवेरी है, ओवेरी क्या रिलीज करेगी, एग रिलीज करेगी, फनल में आएगा, फनल से किस में, डक्ट में आएगा, इधर से भी डक्ट में आ जाएगा। इस फीमेल जो जेनिटल पोर होता है 14 सेगमेंट के अंदर होता है, उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और उसके अंदर आते ही फिर वो बाहर रिलीज हो जाता है। वो अपन कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर देखेंगे। समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, एक यहाँ पे बचा है स्पर्मेथिकल या स्पर्मेथिका जिसको अपन कह सकते हैं। स्पर्मेथिका के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्पर्मेथिका, यहाँ बना देता हूँ मैं ना, ऊपर जगह नहीं है, ये मान लीजिए। इनका जो नंबर की यदि अपन बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेप्टम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। 5 और 6 के बीच में जो सेप्टम होता है। ठीक है, फिर 6 और 7, 7 एंड 8, 8 एंड 9, यानी ये 4 पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये लीजिए, बना कि नहीं बना? ठीक है, मान लीजिए ये आपका 5 था, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये आपका 9 है। तो 5 और 6 के बीच में यहाँ पे ये बना गया। एक कहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा। ये लो जी, सेप्टम के साथ ही होता है, 4 पेयर के अंदर होते हैं। ये लो, बन गया। बस यही स्ट्रक्चर से बनानी है। ये स्पर्मेथिकल या स्पर्मेथिका के नाम से जिसको अपन जानते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है भाई, स्पर्मेथिका जो अपन ने लिखा है, आपका जो स्पर्मेथिका जो है वो क्या करता है, जो स्पर्म्स, सुनिए ध्यान से, जब कॉपुलेशन होगा और स्पर्म्स रिलीज किए जाएंगे, स्पर्म्स रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक आपका जो अर्थवर्म होगा वो स्पर्म रिलीज करेगा। कितने कौन से सेगमेंट से स्पर्म निकलेंगे भाई, 18 सेगमेंट से निकलेंगे। ये देखिए 18 सेगमेंट से यहाँ से स्पर्म्स निकलेंगे आपके। तो ये स्पर्म्स निकलेंगे तो दूसरा जो आपका अर्थवर्म होगा, ये वाला पोर्शन किसके सामने होगा, ये स्पर्मेथिकल जो पोर्शन है ना 5 से लेकर 9 वाला, इसके सामने होगा। तो वो स्पर्म्स रिलीज करेगा, तो स्पर्मेथिका क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा, टेम्पररी उसको स्टोर करके रखेगा। समझ आ रही है मेरी बात? यस और नो में आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। ठीक है, तो ये चीज है कि ये जो एग होंगे उसको क्या करेंगे, रिसीव, सॉरी एग को नहीं, स्पर्म को ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बस इतना ही है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया भाई। यस और नो समझ में आया कि नहीं आया है? क्या क्या याद रखना है, सेगमेंट्स की अपन एक बार वापस बात कर लेते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक फोकस कर लेना। जिसको पीछे वाले लेक्चर में समझ में नहीं है अभी फोकस करें। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। टेस्टीज सेक, सबसे पहले टेस्टीज सेक, लोकेशन बोलो 10 to 11 सेगमेंट, और ये आपका एक हो गया 10 सेगमेंट, ये 11 सेगमेंट हो गया। टेस्टीज सेक के अंदर ही आपको टेस्टीज मिलेंगे, एक पेयर, दूसरा पेयर। टेस्टी सेक के नीचे रिसीव करने के लिए क्या होंगे, स्पर्मेड्यूकल फनल प्रेजेंट होंगे।
ठीक है। स्पर्मेटिकल फनल के नीचे वाले सेगमेंट के अंदर आपको सेमिनल वेसाइकल्स नजर आएगी। इसकी सेमिनल वेसाइकल्स ये है जो 10 की सेमिनल वेसाइकल 10 की सेमिनल वेसाइकल 11 में मिलेगी, 11 की 12 में मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर टेस्टिज स्पर्म रिलीज करेगा, फनल में आएगा, फनल से सीधा जाएगा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट के साथ मिल जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड खुद होती है 16 से लेकर 20 सेगमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट रहती है, लेकिन इसका जो ओपनिंग होता है वो 18 सेगमेंट के अंदर होता है, जो बाहर डोर्सल सरफेस पे मेल जेनिटल पोर के फॉर्म में खुलता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या फंक्शन करती है कि स्पर्म्स यहाँ पे आकर के एक्टिव हो जाते हैं, जबकि न्यूट्रिशन मैच्योरेशन का जो काम होता है वो कहाँ होता है, सेमिनल वेसाइकल्स के अंदर हो जाता है। बात समझ में आ गई यार। ये जो ट्यूब आ रही है इसको अपन क्या करें, वास डिफरेंशिया या स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से जान लें, बस इतना सा ही है। 17 और 19 सेगमेंट के अंदर वन पेयर 17 सेगमेंट, अनदर पेयर 19 सेगमेंट होता है, जिसको अपन इस क्या कहते हैं भाई, असेसरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। असेसरी ग्लैंड्स बाहर जेनिटल पेपिलिया के फॉर्म में खुलती हैं, जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। फीमेल में तो भाई कुछ है ही नहीं, एक इसके अंदर स्पर्मेथिकल जो ऑपरेटस होता है या स्पर्मेथिका होता है वो 5 सेगमेंट्स यानी 6 से लेकर के 7, 8, 9 तक प्रेजेंट होता है। अपन यूँ कर सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में जो सेप्टम होता है उस सेप्टम के साथ अटैच होते हैं। मेन फंक्शन स्पर्मेथिका का क्या होता है, जो भी स्पर्म्स रिलीज किए जाएंगे उसको रिसीव करने का ये काम करता है। क्लियर होगी कहानी, यहाँ तक समझ में आ गई। चलो ठीक है, फिर ओवेरीज और ओविडक्ट की बात आएगी। कुछ नहीं करना है, ओवेरीज को 13 सेगमेंट में बनाना है, ओविडक्ट है वो भी 13 सेगमेंट के अंदर होती है, लेकिन 14 में जाकर के ये फ्यूज हो जाती है और बाहर फीमेल जेनिटल पोर के रूप में बाहर खुल जाती है, बाहर ओपन हो जाती है। बात यहाँ तक समझ में आएगी बेटा। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ इसमें लिखा है अपन ने, मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, सबकी लोकेशंस के बारे में, और डायग्राम के अंदर सारी चीज़ अपन ने मेंशन कर दी है। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अपन ने पढ़ लिया है। अपन को नॉलेज हो गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट किस किस सेगमेंट्स में होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस किस पार्ट्स में, किस किस सेगमेंट्स में होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस होता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ दिमाग में क्लियर है। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशंस, है ना। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं कोकून का फॉर्मेशंस। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉपुलेशंस की। कोपुलेशंस क्या होता है, चलिए। कोपुलेशन का मीनिंग ये होता है कि आपके 2 अर्थवर्म जो होंगे वो कॉपुलेट करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कब करते हैं, स्पेशली टेक्स प्लेस इन द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन के अंदर करते हैं, और वो भी कब करते हैं, नाइट के अंदर करते हैं। लिख दूं क्या, चलो। रेनी सीजन एंड नाइट के अंदर करते हैं, यानी दिन से पहले पहले कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या है, लगभग इसमें 1 आवर का टाइम लगता है, 1 घंटे का टाइम लगता है कोपुलेशन करने में, यानी बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, है ना। मेल के अंदर पेनिस होता है ना, उसके अंदर वेजाइना होती है, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इजीली स्पर्म्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसकी प्रोसेस डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। बात समझ में आएगी। अब होगा कैसे, अब आप कुछ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक अर्थवर्म है, ये दूसरा अर्थवर्म है। ऊपर वाली साइड डोर्सल साइड होती है, नीचे वाली क्या होती है, वेंट्रल होती है। ऊपर वाली डोर्सल साइड है, इसकी भी नीचे वाली वेंट्रल साइड है। इसके मेल और फीमेल जेनिटल पोर कहाँ प्रेजेंट है भाई, नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट है ना, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ये भी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, जब एक दूसरे के सामने होंगे ना, तो मेटिंग जब करेंगे तो वेंट्रल साइड से भी एक कॉन्टैक्ट में आएंगे। भाई ये तो डोर्सल साइड होगी, ये जो हाथ में दिखा रहा हूँ ये मेरी डोर्सल साइड है, मेरी क्या है, अर्थवर्म की है भाई। और ये वाली कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड है। तो ये क्या करेंगे, वेंट्रल साइड से सामने आएंगे। इसका ये माउथ वाला पोर्शन है, ये इसका एनएस वाला पोर्शन है, ये इसका माउथ है, ये इसका एनएस है। और आएंगे कैसे, एकदम जस्ट ऑपोजिट आएंगे, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरी बात, यानी इसका माउथ इधर है, इसका एनएस इधर रहेगा, इसका माउथ इधर रहेगा, इसका एनएस, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएंगे, ऐसे आएंगे एक दूसरे के सामने। ठीक है, अब जब ऐसे आएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे मैंने बनाया है इसका, ये इसका माउथ वाला पोर्शन है, दिस इज एनएस एंड दिस इज माउथ एंड दिस इज एनएस वाला पोर्शन। ठीक है, अब जब कोपुलेशन दोनों के अंदर हो रहा है तो क्या करेंगे, दोनों का काम क्या होगा, स्पर्म का ट्रांसफर करना।
स्पर्म किस सेगमेंट से होंगे? मेल जेनिटल पोर से ट्रांसफर होंगे। कौन सा सेगमेंट होगा? 18 सेगमेंट होगा। यानी इसका 18 सेगमेंट जो होगा वो स्पर्म को ट्रांसफर करेगा। स्पर्म को रिसीव करने के लिए उसके पास क्या स्ट्रक्चर होती हैं? 5 से लेकर 6 से 7 से 8 एंड 8 to 9, यानी 6, 7, 8, 9 सेगमेंट के अंदर 4 पेयर्स के अंदर इनके पास स्पर्मेथिका होती हैं, ठीक है, वो रिसीव करती हैं। तो इनका जो 18 सेगमेंट है वो स्पर्मेथिका के सामने आएगा, ठीक है। अब इसका 18 सेगमेंट इस नीचे वाला जो दूसरा अर्थवर्म है उसके स्पर्मेथिका के सामने आएगा, ठीक है। वैसे ही इसका जो 18 वाला सेगमेंट है ना, जिसके पास स्पर्म मेल जेनिटल पोर है, वो ऊपर वाले सेगमेंट आपका अर्थवर्म है उसके स्पर्मेथिका के सामने आएगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि इसका मेल जेनिटल पोर जो ए वाला है इसको अपन ए कह देते हैं भाई, और इसको बी कह देते हैं। ए ने बी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया और बी ने ए की स्पर्मेथिका के अंदर स्पर्म का ट्रांसफर कर दिया, बस कॉपुलेशन काम हो गया। बात यहां तक समझ में आ गई? यहां तक समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूं। याद क्या रखना है, ध्यान इतना सारा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, वेंट्रल साइड में कॉन्टेक्ट में आते हैं। एक का 18 सेगमेंट दूसरे के स्पर्मेथिका के सामने होता है, दूसरे का आपका मेल जेनिटल पोर जो होता है 18 सेगमेंट वो फर्स्ट वाले के यानी नीचे वाले के स्पर्मेथिका के सामने होता है, वो उसमें ट्रांसफर कर देता है, वो उसमें ट्रांसफर कर देता है, बस इतना सही होना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। आपका कोपुलेशन कंप्लीट हो गया। कोपुलेशन होने के बाद क्या होगा? कोपुलेशन के बाद कोकून का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? कोकून का फॉर्मेशन होगा। अब कोकून का फॉर्मेशन कहाँ होगा? याद करिए, अपने डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या पढ़ा था? क्लाइटेलर पार्ट पढ़ा था, 14, 15, 16 सेगमेंट के अंदर, है ना। ये देखो, ये क्लाइटेलर वाला पार्ट है, ठीक है। इस क्लाइटेलर पार्ट है, यहाँ पे क्लाइटेलम वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे ग्लैंड सेल्स होती हैं, वो क्या करेंगी? एक जिलेटिनियस सब्सटेंसेस का, एक चिपचिपा सब्सटेंस है जिलेटिन का बना होगा, उसका सिक्रेशंस करेगी। और वो जिलेटिनियस का जो सब्सटेंसेस का जो सिक्रेशंस है वो क्या करेगा? इस क्लाइटेलर वाले पार्ट को चारों तरफ से कवर कर लेगा। कुछ यूं स्ट्रक्चर्स नजर आएगी, चारों तरफ से कवर कर लेगा। अभी कैसा है? ये चिकना है, लसलसा है, जिलेटिन का बना होता है, विस्कस जैसा होता है। लेकिन जैसे ही ये एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा इट बिकम्स हार्ड, ये बनकर के कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। एंड दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोकून। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? कोकून का नाम दे दिया भाई। यहां तक समझ में आया कोकून कैसे बना? क्लियर है? अब क्या होगा? अब आगे की स्ट्रक्चर्स देखिए। आर्थ्रोरम क्या करेगा? यहां पे मैंने बनाया है, चलो इसको अपन यहां देख लेंगे। ये आपका 14-15 सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे चारों तरफ क्या बन गया भाई? ये आपका कोकून बन गया है, ठीक है। ये क्लाइटेलम वाला जो पार्ट है वहीं पे कोकून बनता है। अब अर्थवर्म क्या करेगा? अर्थवर्म क्या करेगा? इस कोकून को किसी ऐसी स्ट्रक्चर्स के अंदर उसको फिट कर देगा, अटका देगा, जिसको अपन कह सकते हैं ना, जैसे ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, इसको ये अटका दिया। तो इस कोकून वाली स्ट्रक्चर को किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ में फिक्स करके इसको यहाँ से फिक्स कर दिया। किसको? इसको यहाँ से फिक्स कर दिया। अब ये यहाँ से नहीं हिलेगा। बात समझ आएगी मेरी? तो क्या करेगा? आपका जो अर्थवर्म है ना वो ऐसे पीछे की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये तो स्ट्रक्चर यहीं पे फिक्स रहेगी, आपका अर्थवर्म इधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरी जो स्ट्रक्चर्स थोड़ी आफ्टर सम टाइम जो नजर आएगी आपको, वो आपको क्या नजर आने वाली है उसको देखिए। ये आपका कोकून तो यहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ आ जाएगी? ये तो यहाँ रह गया, ये पीछे की तरफ खिसकेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ नजर आ जाएगी। यहाँ बना देता हूँ मैं, ये लो जी, ठीक है। यानी आपका कोकून यहीं रह गया, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ आ गई, फिर ये धीरे धीरे खिसकेगा और इसके अंदर से पूरा का पूरा ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ आया, थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसके अंदर आपका ये पार्ट तो यहीं रहेगा और लगभग पार्ट है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। कुछ यूं समझ लीजिए, ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया। कहने का मीनिंग ये है, आप यूं समझो जैसे आपका माउथ है, यहाँ पे आपके कोई रिंग डाल रखी है, वो रिंग क्या है? कोकून है। अपन ऐसे हैं तो अपन क्या करेंगे? वो रिंग तो फिक्स है, अपन क्या करेंगे? अपना जो माउथ वाला पोर्शन है उसको धीरे 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 ऐसे बैक साइड करेंगे, है ना। धीरे धीरे अपन क्या कर देंगे? निकलते जाएंगे,
बात समझ में, ऐसे वो बाहर निकलता है। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन जैसे ही आपका अर्थवर्म बैक साइड की तरफ मूव करता है, जब इससे निकलने की कोशिश करता है, तो ध्यान से सुनिए, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो क्या होता है, आपका फीमेल जेनिटल पोर जो है, सुनना ध्यान से, फीमेल जेनिटल पोर जो 14 सेगमेंट होता है, वो क्या करेगा, इस कोकून के अंदर क्या डाल देगा भाई, एग डाल देगा। जब ये आपका अर्थवर्म इधर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो 14 सेगमेंट में जो एग थे, याद आना ना, 14 सेगमेंट में ओवरीज, उसके नीचे फनल और जो जुड़ी हुई होती है उसके साथ, तो वो एग है वो किस में डाल देगा, इस कोकून के अंदर डाल देगा। ये आगे खिसकता गया, फिर जैसे ही इस सेगमेंट के पास आएगा, यानी ये सेगमेंट जब यहाँ पे कोकून के सामने आएगा, तो इसके पास क्या है, यहाँ पे स्पम्स है, ये क्या करेगा, स्पम्स कोकून के अंदर डाल देगा। समझ आ रही मेरी बात, यानी कोकून के अंदर ही आपके एग डाल दिए, कोकून के अंदर ही क्या डाल दिया आपके, बोलो फटाफट, स्पर्म डाल दिए। तो अपन लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं, कोकून रिसीव एग फ्रॉम फीमेल जेनिटल पोर, यानी 14 सेगमेंट है, उससे एग मिल जाएंगे इसको, एंड इट कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका से इसको क्या मिल जाएंगे, स्पर्म्स मिल जाएंगे, और फीमेल जेनिटल पोर से क्या मिल जाएंगे, एग मिल जाएंगे। इसी समय जो ग्लैंड सेल्स होती हैं वो एल्बुमिन, अपने ग्लैंड सेल दो टाइप की पड़ी थी, तो एल्बुमिनस जो सेल्स होती है एक म्यूकस वाली थी, तो ये एल्बुमिन का सेक्रेशन भी करेगी। ये एल्बुमिन क्या करेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। बात आ रही है समझ में, ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में पीछे, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया आपका, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, और आपका जो कोकून है ये बाहर की तरफ निकला है। फिर इसके दोनों तरफ का ये जो इधर वाला माउथ, इधर वाला जो माउथ होता है, ये भी बाद में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इधर से भी बंद हो गया, इधर से भी बंद हो गया। ये कोकून भाई साहब आपके कहाँ आगे, आउटसाइड आगे, बाहर आगे, और इसके दोनों माउथ क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कहानी यहाँ तक समझ में आई। अब क्या बचा है, फर्टिलाइजेशन बचा है और आपका डेवलपमेंट बचा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अब अर्थवर्म से कोई लेना कोई देना, अर्थवर्म से कोई लेना देना नहीं है, सबका सब सिस्टम जो है वो कोकून के अंदर है। आपके स्पर्म भी कोकून के अंदर है, आपके एग भी कोकून के अंदर है, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, बोलो फटाफट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ ना, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हुआ। यहाँ पे दो अर्थवर्म की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसी वजह से अपन क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसी कोकून के अंदर नियर अबाउट 2 to 20 बेबी वर्म बन जाते हैं, 2 से लेकर के 20 बेबी वर्म बन जाते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, फिर इसकी हैचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट होता है तो उसमें ब्लास्टुला स्टेज आती है, उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स वाली गैस्टुला स्टेज भी आती है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म तीनों बनते हैं इसके अंदर। और फुल्ली मैच्योर होने के बाद वो आपका रप्चर हो जाता है कोकून, वहाँ से बेबी वर्म्स यानी आपके कौन सा पार्सन, ये अर्थवर्म जो है वो बाहर आ जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट कैसा होगा इसके अंदर, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा भाई। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे थे, उसमें बताया था आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। लार्वा वगैरह नहीं बनेगा इसमें, लार्वा कैटरपिलर वगैरह स्टेज आती है ना, वो जब बनता है तब उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, डायरेक्टली आपका बेबी वर्म्स बाहर आ जाएगा, उसमें कोई लार्वल स्टेज वगैरह नहीं होती है। तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। एक पोर्शन आपका खत्म हो गया है, आपका अर्थवर्म खत्म हो गया है। अब अर्थवर्म है उसको फ्रेंड्स ऑफ हार्मन कहते हैं। क्यों कहते हैं, अपन मॉर्फोलॉजी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था उस समय भी आपको बताया था। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो फिशेज को अपन ट्रैप करना चाहते हैं, पॉन्ड के अंदर फिशेज हैं उसको पकड़ना चाहते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ लालच देना पड़ता है, और वो लालच के रूप में क्या देते हैं अपन, अर्थवर्म डालते हैं। तो अर्थवर्म जो डालते हैं तो आपकी जो फिशेज होती हैं उसको खाने के लिए आती हैं, और खाने के लिए आती हैं तो अपन ट्रैप कर लेते हैं, उसको जाल में पकड़ लेते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी के अंदर ये लिखी हुई है लाइन, इट इज़ यूज टू हेल्प द बैट टू कैप्चर द फिशेज, है ना। जो फिशेज को कैप्चर करने के लिए उसको लालच देना, बैट है ना, कुछ प्रलोभन देना, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा है। इसका मीनिंग यही है कि अर्थवर्म को डालेंगे तो फिशेज उसको खाने के लिए आएंगे, तो अपन उसको ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और फ्रेंड्स ऑफ हार्मर ये होती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, ठीक है। और क्योंकि ये वर्म कास्टिंग, इसका जो फीकल मैटर होता है उसको पैलेट्स के रूप में, टेबलेट्स के रूप में, गोली के रूप में होता है,
और वो आपकी वर्म कास्टिंग कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम्स वगैरह होते हैं, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। सोइल को खाती हैं तो सोइल को पोरस भी बना देती है, तो ईजिली प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, है ना, गैसेस एक्सचेंज उसके अंदर ईजिली हो जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाते हैं, और वेल अल्टीमेटली फ़ायदा प्लांट की ग्रोथ को होता है, क्रॉप की ग्रोथ को होता है, अल्टीमेटली फार्मर्स को फ़ायदा होता है। इसी वजह से इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर होगी भाई कहानी? ये सारी कहानी अपन ने पढ़ ली है और आई थिंक मुझे पक्का विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक अपना अर्थवर्म का ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है? अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने अड़ोस पड़ोस, दुकान मकान, सोशल साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब पे शेयर कर दीजिए। सबको पढ़ाइए, सब पढ़ेंगे तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।